एवरीवन, मैं हूं आपका सीके सर, फिजिक्स फैकल्टी एट पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन गुवाहाटी। और मैं आपके सामने लेके आया हूं आज ANTS CPT 1 का फिजिक्स का सॉल्यूशन। पेपर कैसा था, कैसे क्वेश्चंस थे, हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम अच्छा हुआ होगा। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने, आप सॉल्यूशन को देख सकते हो, बाकी लोगों को रिकमेंड कर सकते हो। और वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा मैं कि पेपर का लेवल कैसा था और इसके आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसके पेपर कैसे होंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। सबसे पहले कहानी शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल दिया हुआ है आपके सामने। बोल रहा है कि इफ E, M, L एंड G डिनोट द एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में E जो है वो एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशन आप जानते हो किसके इक्वल होता है, mL2T-2 के। दूसरा क्या दिया हुआ है, M इज मास, तो M तो मास है, तो मास का तो M ही हो जाएगा। L इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को याद करो, हम MVR लिखा करते हैं, MVR। तो M हो गया मास, वेलोसिटी हो गया कितना, LT-1 मीटर पर सेकेंड, और R तो लेंथ है, तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना, mL2T-1 के इक्वल। और लास्ट में क्या दिख रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को याद करो, F इक्वल टू होता था Gm1m2/r²। ग्रेविटेशनल फोर्स को याद कर सकते हो, Gm1m2/r²। तो यहां से G का वैल्यू क्या आएगा, देखो F फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, तो mL/T-2, ये r² ऊपर आएगा यानी कि L⁻², और ये m1 m2 नीचे आएगा, मतलब नीचे आ जाना है आपका m इंटू m यानी कि m²। ठीक है, तो G का डायमेंशन आपको क्या मिलने वाला है, देखो m पावर हो जाएगा -1, L पावर हो गया 3 और T पावर दिख रहा है आपको -2। ये सबके डायमेंशन लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आपसे किसके बारे में पूछ रहे हो, वो आपसे पूछना चाह रहा है EL² डिवाइडेड बाई m⁵, EL² डिवाइडेड बाई m⁵ इंटू G²। इसके बारे में बोलना चाह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। एक बार वैल्यू रख के देखता हूं। देखो E एनर्जी हो गया mL2T-2, L², L का स्क्वायर करो, L का वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा m⁻2, L⁻4, T⁻2, नीचे m⁻5, मास पावर 5, और साथ में G², इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये बनने वाला है m⁻2, L⁻6 और T⁻4। ठीक है, अब ध्यान से देखो, m का पावर ऊपर कितना है, m का पावर है 2 और 1 3, और नीचे भी देखो 5 - 2 3, तो m कैंसल। L का पावर देखो, L⁻2, L⁻4 ऊपर हो गया, L⁻6 से कैंसिल हो जाएगा। T पावर देखो, T पावर ऊपर दिख रहा है -4 और नीचे भी -4, तो ये T पावर कैंसिल हो गया, यानी कि कुल मिला के आ गया m⁻0, L⁻0, T⁻0। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये जो वैल्यू आपको दिया है डायमेंशन लेस। तो ऑप्शंस में अगर देखो, बोला कि ये किसके डायमेंशन के इक्वल है, मास नहीं, लेंथ नहीं, टाइम नहीं, एंगल हम जानते हैं कि डायमेंशन लेस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिस इज एंगल, और एंगल के लिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो बिल्कुल यूनिट एंड डायमेंशन का बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। अगर आपने इस क्वेश्चन को किया होगा तो पक्के से आपका यूनिट एंड डायमेंशन बहुत अच्छा है, चीजें बहुत अच्छी हैं, बढ़िया जा रहे हो आप। नहीं किया तो कोई घबराने की बात नहीं है, अभी टाइम है, धीरे धीरे आप करते रहो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन डायमेंशन का। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला किसके पास चले जाएं, वर्क डन के पास चले जाते हैं। वर्क डन होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या लिख सकते हो, W/Q। W वर्क डन यानी कि एनर्जी, mL2T-2, और चार्ज हो गया करंट इंटू टाइम, करंट हो गया तुम्हारा एम्पियर, और टाइम के लिए आया T, तो ये वैल्यू देखोगे आएगा निकल के mL2, T पावर ऊपर जाएगा -3 एंड A पावर हो जाएगा -1। तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको, mL2T पावर -3, A पावर -1, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगेन बिल्कुल इजी है सवाल, यूनिट डायमेंशन। एक दो सवाल तो देखो यूनिट डायमेंशन के रहते ही हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जब भी ये सिलेबस में हो तो आपको कम से कम 1-2 सवालों का प्रैक्टिस जरूर कराया जाए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, काइनेमेटिक्स का सवाल। आपसे बोल रहा है कि द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय। देखो पार्टिकल का पोजीशन x इज इक्वल टू दिया हुआ है आपके सामने 9t² - tq। t टाइम है, x उसका पोजीशन है, x is in meter, t is in seconds. What will be the position of this particle when it achieves maximum speed along x direction? आपसे बोल रहा है कि इस पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा जब अपने मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचेगा। मैक्सिमम स्पीड कहने का मतलब जब तक इसके पास एक्सेलरेशन है तब तक इसका स्पीड बढ़ता रहेगा। इसका स्पीड मैक्सिमम कब होगा, जब इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। यानी कि अगर मैक्सिमम स्पीड निकालना है तो आपको सबसे पहले इसके एक्सेलरेशन के पास जाना होगा। उसके लिए सबसे पहले वेलोसिटी
dx बाई dt, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा देखो 18, डिफरेंशिएट करोगे टी स्क्वायर का 2t तो ये बन गया 18t और 3t³ का हो गया 3t स्क्वायर। दिस इज वेलोसिटी। यहां से निकालो एक्सेलरेशन dv बाई dt, तो dv बाई dt का वैल्यू आ जाएगा कितना भाई, डिफरेंशिएट करोगे तो 18 माइनस 60 एंड फॉर मैक्सिमम स्पीड पुट करो एक्सेलरेशन को 0, दैट इज 18 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहां से t का वैल्यू बच्चों आपको मिल जाएगा कितना, 3 सेकंड। यानी कि जब टाइम 3 सेकंड होगा तो इसका स्पीड मैक्सिमम होगा। आपसे स्पीड नहीं पूछा है, आपसे पूछा है इसका पोजीशन क्या होगा, यानी कि x का वैल्यू। एक काम करो, ये t इक्वल टू 3 सेकंड उठा के यहां रख दो, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 इंटू टी के जगह पे 3 रखोगे तो 3 स्क्वायर माइनस 3q, तो ये हो गया 9 इंटू 9 कितना 81 माइनस 27 एंड 81 माइनस 27 होता है 11 माइनस 7 4, यहाँ पे बच गया 7 माइनस 2 5, 54 मीटर के आसपास होगा। और ऑप्शन में देखो तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि आपका जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है बात। अगेन काइनेमेटिक्स का बहुत बेसिक बहुत सिंपल सवाल। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ग्राफ दिया है, फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा चलो इस ग्राफ को देख के तुम खुद ही बता दो, ऑप्शंस के पास बाद में जाते हैं, पहले ग्राफ को देखते हैं और बताते हैं क्या हो रहा है। dx बाई dt देखो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो dx बाई dt वेलोसिटी ध्यान से देखोगे यहां से यहां तक इसका स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है मतलब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि 0 से लेके t0 टाइम तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चल रहा है। ठीक है, लेकिन जब इस t0 टाइम पे पहुंचा है तो देखो इसका स्लोप 0 हो गया है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया ना, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया, मतलब इसका स्लोप 0, स्लोप 0 मतलब वेलोसिटी 0, मतलब पार्टिकल रुक गया है। यानी कि 0 से t0 टाइम तक तो पार्टिकल चला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और t0 टाइम के बाद पार्टिकल रेस्ट पे आ चुका है। अब ऑप्शन पढ़ लो। पहला बोल रहा है पार्टिकल इज एट रेस्ट, गलत। सेकंड ऑप्शन देखो, द पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली गोइंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, गलत। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज अप टू टाइम, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये भी गलत। द पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम t0 एंड देन स्टॉप्स, बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो आप बिना पेन चलाए आपने कर लिया होगा, अगर आपको बस इतना पता हो कि dx बाई dt जो है वो वेलोसिटी है जो कि गिवन ग्राफ के स्लोप के इक्वल है। अगर आपको इतना पता लग रहा है तो ये सवाल आपसे बन गया होगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखो तो एक क्यूब बना के दिया हुआ है और उसमें फोर्स लगाया है कहीं कहीं। मैं भी एक क्यूब बना लेता हूं, है ना। क्यूब बनाना जो है वो सेहत के लिए अच्छा है, इससे आपको डायरेक्शन का एग्जैक्ट फील आ जाएगा। ये देखो ये ओरिजिन है, इधर उसने एक फोर्स लगाया है 6 न्यूटन का और एक फोर्स इधर लगाया है √72। √72 का मतलब होता है बच्चों 6√2 न्यूटन इधर लगाया है और एक फोर्स इधर लगाया है उसने 6 न्यूटन का। चलो भाई इनका रिजल्टेंट पूछ रहा है कितना होगा और किधर होगा। एक काम करता हूं रंग बदल लेता हूं ना, दूसरे कलर से आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। देखो 6 न्यूटन और 6 न्यूटन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आने वाला है इसके अलोंग, और इसका वैल्यू हो जाएगा 6√2, क्योंकि दोनों क्या है परपेंडिकुलर था एक दूसरे के, तो 6√2 इधर आ गया। अब ये 6√2 और ये 6√2 इनका रिजल्टेंट, एक बार और कलर चेंज कर लूं, अब इसका और इसका रिजल्टेंट दोनों देखो मैग्नीट्यूड सेम है और एक दूसरे के अगेन परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जाना है बच्चों इसके अलोंग, ठीक है, इस पॉइंट के अलोंग इधर। और ये पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट था ई। तो और रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, नेट फोर्स जो होगा इसका, दोनों बराबर है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 इंटू 6√2, तो 6√2 इंटू √2 हो जाएगा कितना 12 न्यूटन। तो 12 न्यूटन आएगा किसके अलोंग, ई के अलोंग, यानी कि OE के अलोंग, 12 न्यूटन अलोंग OE। ये देखो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल, वेक्टर का थोड़ा बहुत आइडिया हो तो बन गया होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला जा रहा है, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, बहुत ही जाना पहचाना सवाल, बोल रहा है कि थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से फेंक दिया, देन वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सेलरेशन, गलत। ये कहां होता है, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0 एट इट्स मैक्सिमम हाइट, ये भी गलत है। मैक्सिमम हाइट पे बच्चों वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होता ही है इसका, यानी कि u cos थीटा के इक्वल होता है इसका वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे, जो कि हॉरिजॉन्टल होता है। आगे क्या बोल रहा है, इट्स वेलोसिटी मेक्स 0 एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एट इट्स मैक्सिमम हाइट, ये सही है। ये जो वेलोसिटी होता है मैक्सिमम हाइट पे वो हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री बनाता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल के बिल्कुल पैरेलल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, इट्स वेलोसिटी बिकम मेक्स 0 एंगल विद द हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम एट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डी पढ़ लेता हूं एक बार फिर भी, द बॉडी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कोइंसाइड्स विद द एक्सेलरेशन, गलत। हिट करेगा तो वेलोसिटी इधर होगा, एक्सेलरेशन तो इसका नीचे होगा, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg स्टार्टिंग एट ओरिजिन एट t इक्वल टू 0, ठीक है, विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। देखना जी, बॉडी का मास दिया है आपको 0.4 kg, बोल रहा है कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, t इक्वल टू 0 पे इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर की तरफ, सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स 8 न्यूटन टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, इस बॉडी पे एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, एक्स के अपोजिट, और फोर्स का वैल्यू है 8 न्यूटन। तो आपसे पूछ रहा है द पोजीशन ऑफ द बॉडी आफ्टर 25 सेकंड के बाद इसका पोजीशन कितना होगा। एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी इधर था, फोर्स इधर लग रहा था, तो इसका रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स कितना लगा 8 न्यूटन, मास कितना है इसका 0.4 kg, पॉइंट उड़ा, एक जीरो गया, तो ये वैल्यू आ रहा है -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसका एक्सेलरेशन है। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पोजीशन निकालने के लिए। इनिशियल वेलोसिटी 10, टाइम कितना बोला भाई इसने 25 सेकंड, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन हो गया -20, और टाइम 25 का स्क्वायर करोगे तो 625, तो ये वैल्यू आ गया, देखो ये हो गया 250, माइनस बाहर आएगा, 2 से गया 10, और 625 इंटू 10 हो जाएगा कितना 6250, और 6250 में से अगर 250 हटाते हो तो ये वैल्यू आता है -6000 मीटर। ऐसा कुछ आंसर दिख रहा है क्या, यस, -6000 मीटर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सिंपल काइनेमेटिक्स, बहुत ज्यादा दिमाग इसमें भी नहीं, काइनेमेटिक्स नहीं, थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन वगैरह आ गया ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत सिंपल सवाल है, आई थिंक सबने किया होगा, मजा आ रहा होगा सबको, और वैसे भी आप लोग अभी तक टेस्ट देने के आदी तो हो ही चुके हो, आपको आदत पड़ चुकी है शायद टेस्ट देने की, और टेस्ट देना देखो सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा तैयारी तुम्हारा बेहतर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट आके पूछते रहते हैं कि सर घर में तो सारे सवाल हो जाते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं होता है, बहुत टेंशन होता है। देखो एक ही रीजन है इन सभी चीजों का, प्रैक्टिस तुम्हारा कम है। प्रैक्टिस को बढ़ाओ, एक टेस्ट पोटेंशियल कॉन्सेप्ट में आके दे रहे हो तो कोशिश करो उससे पहले एक टेस्ट घर में बैठ के देने का। पेपर ले लो, पेपर दुनिया भर का अवेलेबल है मार्केट में आजकल। एक पेपर लो, 3 घंटे अलार्म लगाओ, दरवाजा बंद करो और बोल दो कि कोई 3 घंटे तक डिस्टर्ब नहीं करेगा, और एकदम एग्जाम दो एक बार घर पे, फिर आके पोटेंशियल वाला टेस्ट दो। इतना टेस्ट देने का आदत डाल लो ना कि जब नीट के एग्जाम में बैठो तो लगे ये कल की ही तो बात है, कल घर में बैठ के एग्जाम दे रहा था, आज यहां दे रहा हूं। बिल्कुल एग्जाम वाला डर, प्रेशर, हेजिटेशन, सिली मिस्टेक सब खत्म हो जाएगा। खैर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बोल रहा है कि 100 kg गन फायर्स अ बॉल ऑफ 1 kg हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ हाइट 500 मीटर। देखो बोला कि एक हाइट का 500 मीटर का एक क्लिफ है, यहाँ पे एक गन है, गन, इसने हॉरिजॉन्टल एक बॉल फायर किया, ये गन का मास है 100 kg भाई, ठीक है। यहां से इसने एक बॉल को फायर किया 1 kg का फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ हाइट 500, इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड। अच्छा, इसको फायर तो किया, ये ग्राउंड पे कहां आके गिरा, एट अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर फ्रॉम द बॉटम, यहां से 400 मीटर दूर आके गिरा, ठीक है। टाइम निकाल लें, टाइम, इसको यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा होगा, टाइम होता है √2h/g, सिंपल। तो ये आ जाएगा कितना, √2h का वैल्यू हो गया 500 मीटर डिवाइडेड बाई g 10 ले लेते हैं, तो देखो 50 × 200 यानी कि √100 हो गया 10 सेकंड, 10 सेकंड लगा इसको यहां से बाहर आने में। अच्छा, ये जो बॉल यहां से निकला है, बॉल, इसका मास, ये कैपिटल M गन का मास है, ध्यान रहे। ये जो बॉल यहां से फायर किया है इसका मास स्मॉल m, इसका मास दिया है 1 kg, ठीक है। तो इसका स्पीड मान लेता हूं, इनिशियल स्पीड कुछ v था या फिर v1। तो अगर यहां से इसका स्पीड हॉरिजॉन्टल v1 था तो ये डिस्टेंस क्या लिखते, डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखते, स्पीड इंटू टाइम, v1 इंटू टाइम, और डिस्टेंस हमें पता है कि 400 मीटर दूर गिरा है और v1 नहीं पता, टाइम कितना लगा 10। तो यहां से देखो v1 का वैल्यू आ गया कितना, 0 से गया 0, ये वैल्यू आता है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि जो बॉल फायर किया था उसका स्पीड कितना आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछ रहा है क्या द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कितना होगा, गन पीछे जाएगा ना, झटका मारेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, ठीक है। या फिर इसका मोमेंटम बराबर कर दो इसके मोमेंटम के, ये पीछे की तरफ झटका मारा होगा किसी स्पीड v2 से, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 लगा दो, m1 v1 इक्वल टू m2 v2, ये कर लो। m1 दिया हुआ था 1, v1 का वैल्यू हमने निकाला 40, m2 गन का मास दिया हुआ है 100 और इसका स्पीड मान लो v2, देखो 0 से गया 0, v2 का वैल्यू आएगा 4/10 दैट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, 0.4 मीटर पर सेकेंड। देखोगे ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई बात समझ में? चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है बॉडी स्लाइड्स डाउन फ्रॉम रेस्ट
along a smooth inclined plane making angle of 30 डिग्री। एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल है 30 डिग्री, यहां से एक बॉडी जो है स्लाइड कर रहा है फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल स्पीड इसका 0 है, ये कहानी है। विद द हॉरिजॉन्टल इट टेक्स टाइम 20 सेकेंड, ठीक है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, टाइम लगा इसको 20 सेकेंड, ओके। When the same body slides down from rest along a rough inclined plane making the same angle and through the same distance, it takes 20 ps 20 p second where p is some number greater than 1। म्यू का वैल्यू निकालना है। सुनिएगा भाई, जब विदाउट फ्रिक्शन आया तो टाइम लगा मान लेते हैं t1, जब विथ फ्रिक्शन आया तो इसका टाइम लगा, t1 का वैल्यू दिया था 20 सेकेंड और t2 का वैल्यू दिया हुआ है 20 p सेकेंड, ठीक है। सेम डिस्टेंस कवर किया है, रेस्ट से चला है, मतलब डिस्टेंस बराबर कर दो। डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u तो 0 है तो हाफ at स्क्वायर बोल देते हैं, यानी कि हाफ, पहले केस में एक्सेलरेशन a1 मान लो, टाइम t1 मान लो, शुड बी इक्वल टू हाफ a2 t2 स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। हाफ से हाफ गया a1। स्टार्टिंग केस में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, g sin थीटा, mg sin थीटा डिवाइड बाय m, फ्रिक्शन फोर्स लग नहीं रहा है तो a1 का वैल्यू होगा g sin थीटा मतलब sin 30 यानी कि 1/2 इंटू t1 का वैल्यू है 20 तो 20 स्क्वायर। सेकेंड केस में a2, अच्छा नीचे लग रहा होगा mg sin थीटा, ऊपर लग रहा होगा क्या, म्यू mg cos थीटा, तो नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। तो क्या लिख रहा हूं मैं, देखो g sin थीटा, g का वैल्यू मान लिया हमने 10, g का वैल्यू 10 लेना ना, ऐसे लिख देता हूं, g इंटू sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ठीक है। तो g इंटू sin 30 हो गया 1/2 माइनस म्यू इंटू cos 30 हो जाएगा √3/2, ये एक्सेलरेशन हो गया। और टाइम लगा है 20p का स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 420 स्क्वायर इंटू p स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा हमने। 20 स्क्वायर से 20 स्क्वायर गया, g से g गया, ठीक है। तो यहां बचा देखो 1/2 से 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचा है 1 इक्वल टू, यहां बचा 1 माइनस √3 म्यू, अंदर दिखाई दे रहा है आपको, और बाहर चल रहा है p स्क्वायर, मुझे म्यू निकालना है ना, p स्क्वायर को इधर भेजो, तो 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस √3 म्यू, यानी कि √3 म्यू इक्वल टू 1 माइनस 1/p स्क्वायर। तो यहां से देखो म्यू का वैल्यू आ जाएगा 1/√3 टाइम्स 1 माइनस 1/p स्क्वायर, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। ऑप्शन चेक करें, ऐसा कुछ आंसर है क्या, 1/√3 इंटू 1 माइनस 1/p स्क्वायर, 1/√3 इंटू 1 माइनस, ऑप्शन नंबर 1। सो इसका आंसर हो जाएगा ए। जिनको एक्सेलरेशन में डाउट है, जब विदाउट फ्रिक्शन आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन होगा a1 का वैल्यू g sin थीटा, ध्यान रहे, और जब विथ फ्रिक्शन आ रहा है, यही ब्लॉक विथ फ्रिक्शन अगर आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन a2 का वैल्यू होगा g sin थीटा और पीछे की तरफ म्यू g cos थीटा, क्योंकि इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, नीचे mg sin थीटा और पीछे की तरफ लगेगा म्यू mg cos थीटा, तो m से डिवाइड करोगे तो g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। ठीक है बात, कोई दिक्कत किसी को, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछना, मैं बाद में बता दूंगा फिर से अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए तो। हालांकि बहुत सिंपल सवाल है, ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट इट्स ओके, इतना चलता है बीच बीच में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आपसे, इन फिगर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड द ब्लॉक बी इज 0.1, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक बी एंड ब्लॉक ए इज 0.2, द मास ऑफ ए इज m/2, मास ऑफ बी इज m। ओके, नीचे m है, ऊपर m/2 है, नीचे फ्रिक्शन 0.1 है, ऊपर 0.2 है। What is the maximum horizontal force F which can be applied on the block so that both block moves together? अच्छा, ये फ्रिक्शन का साथ घुमाने वाला सवाल है, समझ गया। देखिए, नीचे बोला कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ऊपर एक ब्लॉक है जिसका मास m/2 है। ठीक, बोला कि नीचे यहाँ पे फ्रिक्शन जो है 0.1 है और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है। बोला कि नीचे फोर्स लगाया F, तो बताओ मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू कितना हो ताकि दोनों ब्लॉक साथ चले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ऊपर वाले ब्लॉक को पकड़ो और ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के देख लो एक बार, इस पे क्या क्या फोर्स लगेगा। m/2 की बात कर रहा हूं, अगर इसको आगे खींचोगे तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे आगे की तरफ लगेगा, ऊपर आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हो जाएगा म्यू mg, म्यू का वैल्यू है 0.2, इसका मास है m/2 इंटू जी, सही है बात। तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना जी, 0.1 mg। आंसर चूंकि mg के टर्म में है तो मैं भी ऐसे लिख रहा हूं। अब इस फोर्स से देखो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, F इक्वल टू m/2 इंटू a max। ऊपर वाला ब्लॉक मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन से चल सकता है इस फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन लगा 0.1 mg इक्वल टू m/2 इंटू a max। ठीक है, m से गया m, a max का वैल्यू कितना आ गया, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो आ सकता है इसका 2 को इधर भेज दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.2 g, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है इसका। ठीक है बात। अब आ जाओ, पूरे ब्लॉक को एक सिस्टम मान लो,
m प्लस m बाई टू कितना होता है 3m/2। इस पे हमने फोर्स लगाया F और नीचे वाले ब्लॉक पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा और इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये हो सकता है 0.2g। तो हम क्या लिख रहे हैं F माइनस F इक्वल टू 3m/2 इंटू max। ठीक है, देखिए तो F माइनस ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू नीचे कितना दिया हुआ है 0.1 इंटू mg यानी कि 3m/2 इंटू g। ठीक है, और RHS में देखो तो 3m/2 इंटू max का वैल्यू है 0.2g। तो यहां से F का वैल्यू कितना आ गया, इसको RHS भेज दो। RHS भेज दोगे तो ये बन गया कितना 0.3m/2g और प्लस यहां पे कितना चल रहा है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां भी चल रहा है 0.3 कितना mg ये चल रहा है। तो कितना आ गया वैल्यू भाई, वैल्यू आ गया आपका 0.3 mg प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.6 mg डिवाइड बाई 2, तो ये वैल्यू आ रहा है 0.9 mg/2। 0.9 mg/2 का मतलब हो गया कितना 0.42 से अगर डिवाइड कर दो 0.45 mg। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 0.45 mg, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे सवाल जब भी आए आपके सामने आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लेना है आपको कि वो इस स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण मैक्सिमम अगर मूव नहीं करना है, मतलब इस स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना बर्दाश्त कर सकता है और उस मैक्सिमम एक्सेलरेशन को आपको पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन मानना है और उसके लिए आपको इस फोर्स का वैल्यू निकाल लो। जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा तो ये फोर्स मैक्सिमम है, यानी कि दिस इज द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड जब तक कि दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 देखो जी, बोल रहा है स्टोन ऑफ मास m इज टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक पत्थर बांध दिया, मास m है। रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r, द नेट फोर्स एट द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। देखो जी, रेडियस r दिया हुआ है और बोला कि ये वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो अगर लोवेस्ट पॉइंट पे देखोगे नीचे की तरफ नेट फोर्स निकले के लिए बोल रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पे नीचे देखो फोर्स लग रहा है mg, और अगर टेंशन की बात करें T1 V1 डिनोट टेंशन एंड स्पीड एट लोवेस्ट पॉइंट, यहाँ पे टेंशन T1 है, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना आएगा mg माइनस T1 इक्वल टू जो भी लिखते हो आप mv1 स्क्वायर बाई r। तो नेट फोर्स लोवेस्ट पॉइंट पे ये रहेगा और जब ये ब्लॉक मूव करके जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो जरा फोर्स देखो इस पे, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन उसने बोला है T2, तो टेंशन T2 नीचे की तरफ और फोर्स mg भी ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ लगेगा, तो इसका नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना आ जाएगा mg प्लस T2, यानी कि लोवेस्ट पॉइंट पे फोर्स रहेगा mg माइनस T1 और हाईएस्ट पॉइंट पे नेट फोर्स रहेगा mg प्लस T2। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 11 का आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो बोल रहा है द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द चेंज इन, अच्छा वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आपको याद हो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय नेट फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शंस पढ़ लो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स, सही है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन बाय वन ऑफ द फोर्स, गलत। पोटेंशियल एनर्जी वाला तो गलत है, तो ये आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सिंपल, थ्योरी पूछ लिया गया है आपसे। अगर 13 की बात करें, बोल रहा है कि यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर इज केप्ट ऑन अ टेबल सच दैट, टोटल 2 मीटर का है, कितना पार्ट लटक रहा है 60 सेंटीमीटर हैंग्स फ्रीली। अच्छा ये चेन है मान लो, ठीक है, इसका 60 सेंटीमीटर जो है लटका हुआ है, 60 सेंटीमीटर इज हैंगिंग वर्टिकली, और टोटल लेंथ कितना था जी इसका 2 मीटर, टोटल लेंथ 2 मीटर था अगर, और 60 सेंटीमीटर अगर हैंग कर रहा है तो यहाँ पे कितना बचा होगा 140 सेंटीमीटर, ये कहानी होगा। तो आपसे पूछ रहा है द टोटल मास ऑफ द चेन इज 4 kg, द वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चेन ऑन द टेबल। अच्छा इस पूरे को ऊपर रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। क्या बोले हम, सबसे पहले चेन का टोटल मास कितना है, लेंथ ऑफ चेन है 2 मीटर, 2 मीटर का मास कितना दिया है 4 kg, ठीक है। तो हमें चाहिए 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 मीटर का मास कितना हो जाएगा 4/2 इंटू 0.6, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगा कितना 1.2 kg, यानी कि जो हैंगिंग पार्ट है उसका मास कितना आ गया 1.2 kg। और देखो इंटीग्रेशन नहीं करते, इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन यहां से ले लो, इसको रेफरेंस मान के इसका सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे मान लो टोटल 60 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, वर्क डन हो जाएगा mgh सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का कितना हाइट है या फिर डेप्थ है, मास हो गया 1.2, g का वैल्यू क्या लिया जा रहा है 10 ले लें क्या, 10 लेके देख लेते हैं, और ये हो गया 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर। तो ये वैल्यू आ गया तुम्हारा कितना 12 इंटू ये 3 हो जाएगा, 12 इंटू 3 कितना 36, यानी कि 3.6 जूल के आसपास। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं देखिए। अ रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी देन अ बॉय ऑफ हाफ हिज मास हैज। एक आदमी है जो दौड़ रहा है, एक बच्चा है वो भी दौड़ रहा है। बोल रहा है कि बच्चे का जो मास है, जैसे मान लो ये आदमी है ना, ये कोई आदमी है, ऐसे ही दिखा रहा हूं, इसका मास है m, ये मैन है, मैन, और एक बॉय है, ये छोटा सा है ना, ये बॉय है। बोला कि इसका मास इसका आधा है, मतलब इसका m/2 मान लो मास, या फिर एक काम करो इसका 2m ले लो और इसका m ले लो, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाते हैं। इसका मास m है, तो बोला कि इसका स्पीड कितना है पता नहीं, v1 मानते हैं, इसका स्पीड को हम v2 मानते हैं। बट कंडीशन ये दिया है कि द मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी देन अ बॉय। इसका काइनेटिक एनर्जी इसका आधा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना लिखोगे, इसका काइनेटिक एनर्जी लिखोगे हाफ इंटू 2m इंटू v1 स्क्वायर इक्वल टू इसका काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ m इंटू v2 स्क्वायर, और इस काइनेटिक एनर्जी का आधा जो है इसके इक्वल है। तो ध्यान से देखो क्या मिलने वाला है, 2 से 2 गया, m से ये m कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल रहा है v1 स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर बाई 2, यानी कि आप बोल सकते हो कितना, सॉरी v2 स्क्वायर बाई 4, तो v2 स्क्वायर इक्वल टू 4v1 स्क्वायर, या फिर v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2v1। पहला रिलेशन तो ये आ रहा है कि इसका स्पीड जो होगा बॉय का वो इसके स्पीड का डबल होगा। ठीक है, ऑप्शंस आपको बहुत सारे दिए, सॉल्व करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अगला कंडीशन पढ़ते हैं। द मैन स्पीड्स अप बाई 1 मीटर पर सेकेंड एंड देन ही हैज द सेम एनर्जी एज द बॉय। अच्छा, मैन ने अपना स्पीड बढ़ा लिया 1 मीटर पर सेकेंड से, पहले जितना था उससे 1 मीटर ज्यादा, 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अब इसका स्पीड हो गया v1 प्लस 1, तो इसका एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ 2m इंटू v1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया, इसके स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि हाफ m v2 स्क्वायर। ये दूसरा कंडीशन, हाफ से हाफ गया, m से m गया, तो ये हो गया देखो 2 इंटू v1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर। और एक काम करते हैं, v2 स्क्वायर की जगह पे मैंने रख दिया 4v1 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से गया कितना 2, तो आपको मिल जाएगा v1 प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2v1 स्क्वायर। बोथ साइड रूट ले लो, तो v1 प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा कितना √2v1 आएगा। यहां से v1 निकालो पहले, तो ये उधर जाएगा v1 इंटू वैल्यू आएगा कितना √2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो v1 का वैल्यू आएगा 1/√2 माइनस 1। या तो वैल्यू निकाल लो, नहीं तो एक काम करो √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर आएगा √2 प्लस 1 और नीचे देखो a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 स्क्वायर 2, b स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, तो 2 माइनस 1 1 हो गया। और √2 का वैल्यू होता है बच्चों 1.4, 1 प्लस 1.4, यानी कि v1 का वैल्यू आ जाएगा कितना 2.4 मीटर पर सेकंड के आसपास। v1 मतलब मैन का स्पीड, और v2 ध्यान से देखो 2v1 है, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो v2 का वैल्यू हो जाएगा कितना 4.8 मीटर पर सेकंड। और अगर ऑप्शंस आप देखने की कोशिश करो, अगर आपको दिखाई दे रहा है कहीं 2.4 और 4.8, मैन, सबसे पहले मैन का 2.4 होना चाहिए और बॉय का 4.8, 2.4 4.8, ये देखो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा, हालांकि बेसिक सवाल है बट थोड़ा सा बेटर बाकी सवालों से। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विथ डिस्टेंस x। अच्छा, फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ दिया हुआ है, x इज इन मीटर, द वर्क डन, ये तो जानते ही हो, वर्क डन इक्वल टू क्या, एरिया अंडर fx कर्व एंड इंटीग्रल f डॉट dx ना, f डॉट dx का मतलब एरिया अंडर fx कर्व, यानी कि कुछ नहीं, आपको एरिया निकालना है। और एरिया ध्यान से देखो तो एक रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 10 इंटू 100 प्लस दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया 10 और ये हो गया 100, 10 इंटू 100, 2 से गया 5, तो ये वैल्यू आ गया 1000 प्लस 500, लग रहा है जैसे 1500 जूल के आसपास आएगा, 1500 जूल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए सिंपल सवाल था ये। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखें, a bob of mass m is suspended by a light string of length l, it is imparted a horizontal velocity v0 at the lowest point। लोवेस्ट पॉइंट पे देखो इसका लेंथ दिया है l, यहां पे बोला कि इसको वेलोसिटी v0 दिया, ये पॉइंट a है, मास m है, so that it completes a circle in vertical plane, ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है। देखो अगर आपको ये वैल्यू पता है तब तो आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्पीड कितना दिया जाए, मिनिमम √5gl अगर हम दे दें तो इसका वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका स्पीड हो जाएगा √5gl। अब यहाँ पे स्पीड निकालने के लिए आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, मान लो कि यहाँ पे स्पीड हो गया इसका vc, तो यहाँ पे इसको रेफरेंस मान लो ना, इसको रेफरेंस, ठीक है, तो नीचे लोवेस्ट पॉइंट पे इसका एनर्जी कितना होगा, हाफ m v0 स्क्वायर, ठीक है।
और हाईएस्ट पॉइंट पे इसके पास दो एनर्जी रहेगा, एक तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर और एक पोटेंशियल एनर्जी कितना 2L ऊपर चला गया प्लस mg इंटू 2L, ऐसा कुछ। देखो m गया वी नॉट स्क्वायर बाई 2 और वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू रखो, वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 5gl डिवाइडेड बाई 2, इसको उठा के इधर ले आओ, इधर ले आओगे तो माइनस 2gl इक्वल टू वी सी स्क्वायर बाई 2 और ये देखो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा gl डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, वी सी का वैल्यू कितना आ जाना है अंडर रूट gl, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हो गया अंडर रूट gl। सिमिलरली यहां पे निकाल सकते हो, इस वाले पॉइंट को उसने b बोल रखा है और यहां के बीच में एनर्जी कंजर्व करोगे तो ये वैल्यू आता है बच्चों अंडर रूट 3gl, ध्यान रहे। तो अगर ये बातें डायरेक्ट याद है तो ये सवाल तो तुमसे ऐसे ही बन गया होगा, मैं तो बस करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। तो सबसे पहले वो पूछ रहा है वेलोसिटी एट v नॉट मतलब लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अंडर रूट 5gl, तो a का हो गया r, वेलोसिटी एट b यहाँ पे वेलोसिटी अंडर रूट 3gl मतलब b का हो गया s। अब ढूंढ लो ऑप्शन a r, देखो a r एक ही था, इससे आसान सवाल क्या हो सकता है कि लोवेस्ट पॉइंट पे सबको स्पीड पता भी होता है, तो a r b s और c में बोला है वेलोसिटी एट c अंडर रूट gl, तो c का q हो जाएगा और ऑब्वियस सी बात है d का p होना ही पड़ेगा, तो इसका आंसर तो होगा c। आप बोलो तो मैं निकाल के दिखा देता हूं लास्ट ऑप्शन भी। लास्ट ऑप्शन में बोला है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट b एंड c पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो kb बाई kc, क्या लिखोगे हाफ m v स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी है स्क्वायर करोगे तो 3gl और यहाँ पे करोगे तो हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे तो gl, हाफ m से हाफ m कैंसिल, gl से gl कैंसिल, देखो ये वैल्यू बिल्कुल 3 आ रहा है, तो बिल्कुल डी का ऑप्शन पी होगा। तो इसका आंसर, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, देख के टिक करने वाला है, सॉल्व करने में टाइम लग रहा है वो अलग बात है। जिसने भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा उसका ये सवाल तो कम से कम सही होगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है अ कार ऑफ मास 1000 kg मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, इसका स्पीड दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू आता है 5 मीटर पर सेकेंड। मास दिया है इसका 1000 kg। आगे बढ़ो। ऑन अ स्मूथ रोड कोलाइड्स विद द हॉरिजॉन्टल माउंटेड स्प्रिंग। अच्छा, ये जाके एक स्प्रिंग से टकराया, ऐसे सवाल आपने किए होंगे। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, तो मैक्सिमम कंप्रेसर पूछ रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी बराबर कर दो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी से जब कंप्रेस हो जाएगा x से, यानी कि हाफ mv स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। यही है बस, हाफ से हाफ गया, मास है 1000, v स्क्वायर करोगे तो 5 स्क्वायर 25, k का वैल्यू आपको दिया हुआ है 6.25 इंटू 10 पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 10 पावर 3 से 10 पावर 3 गया 25 डिवाइडेड बाई 6.25, पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर एक 100 आएगा, 25 से गया 25, 25 से गया 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि एक्स का वैल्यू आपको मिलने वाला है कितना 2 मीटर। सो मैक्सिमम कंप्रेशन विल बी 2 मीटर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल सवाल, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 18 देख के टिक करने वाला, केपलर्स लॉ ऑफ एरिया क्या होता है भाई, एरियल वेलोसिटी डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई ट्वाइस एम। ध्यान रहे, लॉ ऑफ एरिया जिसको बोलते हैं हम। अकॉर्डिंग टू दिस केपलर साहब ने यह समझाने की कोशिश की थी कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो प्लेनेट और सन को मिलाने वाला लाइन है वो इक्वल एरिया स्वीप करेगा। एरियल वेलोसिटी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, एरियल वेलोसिटी। आई होप कि आपको याद हो, तो बाकी तो ऑप्शन देख के टिक कर दोगे। डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू एल बाई 2 टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी एल बाई 2 एमपी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, कुछ आसान सवाल भी हैं पेपर में, ऐसा नहीं है, थोड़ा टफ है, थोड़ा इजी है, थोड़ा देख के टिक करने वाला है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो मिला जुला सवाल है, अच्छा है। अगला बोल रहा है अ बॉडी ऑफ वेट 72 न्यूटन ऑन अर्थ सरफेस। वेट मतलब mg, mg का वैल्यू 72 न्यूटन दे रखा है। What is the gravitational force on it due to the earth at a height equal to half of its radius from earth? अच्छा, यहां से देखो r हाइट पे चला गया, बोला यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, पहले यहाँ पे g इफेक्टिव निकाल लो। g इफेक्टिव का वैल्यू देखो, r हाइट पे क्या लिखोगे, g डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर ई होल स्क्वायर, यानी कि g डिवाइडेड बाई 1 प्लस h का वैल्यू r के इक्वल दिया है, r या r का आधा। What is the gravitational force on it due to the earth at a height equal to half the radius of earth? Sorry, r by 2, तो h के जगह पे r by 2 रखो आप, डिवाइडेड बाई r होल स्क्वायर, r से गया r, 1 प्लस 1 by 2 होता है 3 by 2, 3 by 2 का स्क्वायर करोगे 9 by 4, 4 ऊपर चला जाएगा, वैल्यू हो गया 4g by 9। आपसे फोर्स पूछा है, फोर्स मतलब m इंटू जी इफेक्टिव, m इंटू जी इफेक्टिव का वैल्यू आ गया 4g by 9,
और mg का वैल्यू बच्चों 72 दिया है अर्थ सरफेस पे, तो 72 इंटू 4/9, 9 से गया 8 इंटू 4 वैल्यू आता है कितना, 32 न्यूटन का फोर्स लगेगा। सो अगेन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बना के दिया हुआ है कहीं ना कहीं। अ साइक्लिक प्रोसेस फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज शोन इन VT डायग्राम। ओके, द वर्क डन इन AB, BC एंड CA। तो सिंपल सवाल है, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही इजी। देखो जी, ये A है, ये B है, प्रोसेस पहचानना है बस, ये C है, ये है। AB में देखो वॉल्यूम कांस्टेंट, AB में वॉल्यूम कांस्टेंट, और पूरी दुनिया को पता है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो वर्क डन फॉर AB 0। BC में देखो टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, तो वर्क डन हो जाएगा nRT ln V2/V1। और कौन से टेम्परेचर पे ये हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर दिया है T2, तो यहाँ पे nRT2 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया है तो RT2 आएगा, RT2 ln V2/V1। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर C, मतलब CA की बात करें। अच्छा, CA की अगर बात करें तो CA में देखो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट। और प्रेशर कांस्टेंट हो तो वर्क डन लिखने के दो तरीके, या तो P डेल्टा V लिख लो या फिर NR डेल्टा T लिख लो। तो प्रेशर पता नहीं है तो NR डेल्टा T लिख लो, N हो गया 1, R डेल्टा T देखो C से A आया, यहाँ टेम्परेचर T1 है तो फाइनल टेम्परेचर T1 इनिशियल T2, R T1 माइनस T2। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया CA के लिए, इसका D ऑप्शन देखो 0 सही है, RT2 ln V2/V1 सही है, RT1 माइनस T2 सही है, ऑप्शन नंबर D। अगेन आसान सवाल, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक का आइडिया तो बन गया होगा। 21 बोल रहा है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू अ हाइट nRe फ्रॉम अर्थ सरफेस। वाह, अर्थ सरफेस से कितना ऊपर ले गया, h का वैल्यू है nRe, RE इज अर्थ का रेडियस। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब बच्चों U फाइनल माइनस U इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, G, अर्थ का मास को m मान लो, बॉडी का मास को स्मॉल m मान लो, और सेंटर से डिस्टेंस हमेशा लिया जाता है तो सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा n+1 RE with a negative sign, potential energy is always negative due to earth, minus initial energy जब सरफेस पे रहा होगा तो माइनस GMM डिवाइडेड बाई RE, सेंटर से इसका डिस्टेंस RE। ठीक है, चलिए जी, दोनों से कॉमन आ गया GMM डिवाइडेड बाई RE, अंदर बचा -1/n+1, और माइनस माइनस ये हो जाएगा +1, यानी कि GM, अब देखो RE से एक ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ऑप्शन में स्मॉल g दिख रहा है, तो नीचे लिखा मैंने RE², ऊपर लिखा एक RE इंटू m, और अंदर देखोगे तो -1 + n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये बन गया स्मॉल g, तो ये बन गया आपका mgRE। सबसे पहले तो बाहर ये आ गया mgRE, और अंदर देखो 1 से 1 गया n/n+1, तो mgRE इंटू n/n+1 कौन सा ऑप्शन है, n/n, देखो ऑप्शन नंबर C, दिस इज करेक्ट। तो सब बेसिक सवाल है, मजा आ रहा है, अभी तो आपको मजा आ रहा होगा, ये सब आपने सॉल्व किए होंगे बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि बॉल ऑफ 80 kg मास हिट्स एन आइस क्यूब, एक आइस क्यूब है, ठीक है, 80 किलो का एक मास उसको हिट किया, टेम्परेचर ऑफ बॉल 100 डिग्री सेल्सियस था, तो बोल रहा है कि कितना आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ऐसे सवालों में आपको क्या एज्यूम करना है कि आइस क्यूब बहुत बड़ा है, कितना मास अगर आपसे पूछ रहा है आइस का मेल्ट हो जाएगा, मतलब आइस क्यूब बहुत बड़ा है, यानी कि बॉल जो है अपना सारा एनर्जी जो इतना जितना हीट जो वो लॉस करेगा उसका टेम्परेचर कितना है 100, और आइस क्यूब का टेम्परेचर है 0, आइस का टेम्परेचर कितना 0, यानी कि बॉल का फाइनल टेम्परेचर 0 होने वाला है क्योंकि आइस क्यूब बहुत बड़ा है और वो पूरा पिघलने वाला है नहीं, यानी कि बॉल 100 से 0 आते टाइम जितना हीट लॉस करेगा वो सारा का सारा हीट लेके आइस पिघलेगा। कितना आइस पिघलेगा, तो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, लॉस इक्वल टू गेन। बॉल का टेम्परेचर 100 से 0 जा रहा है तो बॉल का मास m, स्पेसिफिक हीट S, डेल्टा T हो जाएगा इसका 100 - 0, और आइस का क्या होगा, फेज चेंज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है, तो मेल्ट होने के लिए लेटेंट हीट यानी कि ml मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ आइस। अब देखो सबको ग्राम में रखते हैं ना, कैलोरी पर ग्राम में दिया हुआ है वैल्यू, देखो स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट का वैल्यू कैलोरी पर ग्राम में, तो मास को मैं ग्राम में रख रहा हूं, 80 kg का बॉल है तो इसका मास कितना हो जाएगा 80,000 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉल कितना दिया हुआ है देखो 0.2, तो यहाँ पे आ गया 0.2, और इंटू 100 इक्वल टू मास ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाई लेटेंट हीट ऑफ आइस। हम जानते हैं वैसे तो 80 होता है बट यहाँ गिवन भी है 80 से ये 80 कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखोगे मास ऑफ आइस कितना आने वाला है 3 0 और ये 2 0, ये दोनों मिलके हो गया 5 0, यानी कि 0.2 इंटू 10⁵ ध्यान रहे आंसर ग्राम में आने वाला है,
और एक 10 इसको दे दो तो 2 इंटू 10 टू द पावर 4 ग्राम। अगर ग्राम में ऐसा है तो आंसर सही है, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 ग्राम। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो बोल रहा है 2 बार्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ सेम है, एरिया सेम है, डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटीज। देखो ऐसा है, लेंथ सेम है, एरिया सेम है, ये K1 है, ये K2 है, are joined end to end as shown in figure. One of the end of the compound bar is at temperature T1 and opposite end is at temperature T2. ये T1 है, ये T2 है, तो मिडिल का टेम्परेचर पूछा होगा, बिल्कुल इसका टेम्परेचर T मान लो। देखो सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों में हीट करंट का वैल्यू I होगा, और I का वैल्यू होता है बच्चों KA डेल्टा T बाई डेल्टा L, यानी कि T1 माइनस T2 बाई L। ये वैल्यू अप्लाई कर रहा हूं मैं। तो इस वाले रॉड के लिए क्या लिखोगे, थर्मल कंडक्टिविटी K1, एरिया A T1 माइनस T डिवाइड बाई लेंथ L, और इसके लिए क्या लिखोगे, थर्मल कंडक्टिविटी K2, एरिया A T माइनस T2 डिवाइड बाई L। AL कैंसल, यहां से आपको T का वैल्यू निकालना है, तो K1 T1 माइनस K1 T इज इक्वल टू K2 T माइनस K2 T2। यहां से T का वैल्यू देखो आएगा K1 T1 प्लस K2 T2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बिल्कुल सिंपल सवाल। क्वेश्चन नंबर 24। इफ द टेम्परेचर ऑफ सन वेयर टू इंक्रीज फ्रॉम T टू T, देखो सन का टेम्परेचर T से जा रहा है 2T एंड रेडियस जा रहा है R से लेके 2R। पावर रेडिएटेड बाई, पावर मतलब dq बाई dt, और अगर आपको याद हो dq बाई dt हमने पढ़ा है E A सिग्मा, सन के लिए E का वैल्यू तो 1 होगा, E A सिग्मा T पावर 4, E का वैल्यू 1 होता है ब्लैक बॉडी के लिए, और एरिया 4 पाई R स्क्वायर, यानी कि 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा T पावर 4। तो ध्यान से देखो तो पावर प्रोपोर्शनल है किसके, R स्क्वायर इंटू T पावर 4 के, यानी कि अगर आप दो पावर को कंपेयर करो P1 बाई P2 तो R1 स्क्वायर T1 पावर 4 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर T2 पावर 4। R1 R है तो R2 2R है, R स्क्वायर बाई 2R का स्क्वायर करोगे तो 4R स्क्वायर। T1 का वैल्यू T है तो T2 का वैल्यू कितना है 2T, तो 2T का पावर 4 करोगे तो 16 इंटू T पावर 4, ये कैंसल, ये कैंसल, 16 इंटू 4 64, तो P2 का वैल्यू आपको देखोगे आपको मिल जाएगा 64 टाइम्स P1, यानी कि पहले जितना था उसका 64 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 64 टाइम्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात 25 बोल रहा है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्स्ड विथ 2 मोल्स ऑफ हीलियम। ध्यान रहे ऑक्सीजन डायटोमिक है 3 मोल लिया है, और हीलियम मोनोएटॉमिक है, इसके लिए लिया है 2 मोल। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, CP बाई CV, गामा पूछ रही है। तो एक काम करो कोई एक निकाल लो, CP निकाल लो। CP का वैल्यू क्या लिखोगे, N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। N1 हो गया 3, और डायटोमिक के लिए CP का वैल्यू होता है 7/2R। N2 हो गया 2, मोनोएटॉमिक के लिए CP का वैल्यू 5/2R डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। तो ये वैल्यू आ रहा है देखो कितना, ये हो गया कितना 21 प्लस 10 31 R/2, और नीचे एक 5 भी है, तो 5 और 2 10 हो गया, तो ये वैल्यू हो गया 3.1R। और अगर CP 3.1R है तो CV का वैल्यू इसमें से R हटा दो, 2.1R। CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, दोनों का रेशियो ले लो, CP बाई CV, यह आ जाएगा 3.1R डिवाइडेड बाई 2.1R, R से गया R, 31/21, और ये वैल्यू मोटा मोटी आने वाला है 1 पॉइंट, यहाँ कितना आ गया 10 ना, यानी कि 100, 1.4 1.5 के आसपास आएगा। देखो 1.5, इतना अप्रोक्सीमेशन तो नीट में चलता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि 2 चार्जेस Q and -3Q आर फिक्स्ड ऑन x एक्सिस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, Q -3Q, इनके बीच का सेपरेशन d। आपसे बोल रहा है Where should a third charge 2Q be placed from A such that it will not experience any force? देखो जब दो चार्ज अपोजिट नेचर के हों तो ये पढ़ाते टाइम भी बताया था कि तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम हमेशा बाहर मिलता है, या तो इधर मिलेगा या इधर मिलेगा, और ये भी बताया कि जिधर छोटा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है ना उधर मिलता है। तो छोटा मैग्नीट्यूड का चार्ज इधर है, इधर कहीं रख दो, यहां से x डिस्टेंस पे मान लो मैंने 2Q को रख दिया। अब इस पे नेट फोर्स 0 होने के लिए ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा F1, और ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा F2, एंड फॉर इक्विलिब्रियम F1 शुड बी इक्वल टू F2। इनके बीच का फोर्स आ जाएगा K2Q बाई एक्स स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का फोर्स आ जाएगा K2Q 3Q डिवाइडेड बाई D प्लस एक्स होल स्क्वायर। बाकी सिंपल सॉल्यूशन है, KQQ से KQQ शहीद हो गया, सही ना, 2 से 2 भी गया, उल्टा कर लो इसको,
तो यहाँ बचा x स्क्वायर और यहाँ बचा है d प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x3 बचा हुआ है। रूट ले लो तो x इक्वल टू डी प्लस एक्स बाई √3, हमें x निकालना है भाई। तो √3x इज इक्वल टू डी प्लस एक्स, इसको इधर लाओगे तो √3 माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू डी, एक्स का वैल्यू आ गया देखो d बाई √3 माइनस 1। या तो इसको सॉल्व करो और नहीं तो ऑप्शन देख के लग रहा है इसको रेशनलाइज कर दो, ज्यादा अच्छा है। √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 1 इंटू डी और नीचे आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 स्क्वायर 3, 1 स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2। आंसर आ जाएगा √3 प्लस 1 इंटू डी बाई 2। ये देखो d प्लस √3d, d प्लस √3d डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 27, a particle of mass 10 power minus 3 kg and charge 5 microcoulomb thrown at a speed of 20 meter per second against a electric field। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा फेंका है भाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो बोला कि एक चार्ज पार्टिकल है, इसको इसके उल्टा फेंक दिया इधर, स्पीड दिया इसका 20 मीटर पर सेकेंड। आपसे क्या बोल रहे हैं? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अच्छा, रुकने के पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो रुकने के पहले डिस्टेंस कैसे निकालें हम? क्या करें डिस्टेंस निकालने के लिए? जब ये रुक जाएगा आगे जाके तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो हम लगा रहे हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। उसके लिए पहले एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन उल्टा जा रहा है ना, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा? माइनस ऑफ फोर्स बाई मास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है QE डिवाइडेड बाई मास। तो माइनस ऑफ चार्ज कितना था इसका? 5 माइक्रो कूलम यानी कि 10 पावर माइनस 6। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है देखो 2 इंटू 10 पावर 5 और मास दिया है पार्टिकल का 10 पावर माइनस 3। तो रिटार्डेशन कितना आ गया भैया? 5 और 2 हो गया 10, 10 पावर 5 और 10 पावर 6 से 10 पावर 6 गया, ये ऊपर गया 1000 बन जाएगा, माइनस 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका रिटार्डेशन है, रखो उठा के। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर हो गया 400, 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस 1000 और डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? इसको इधर लाओगे ना तो 400 डिवाइडेड बाई 2000, 2 0 से 2 0 उड़ा, 4 बाई 20 कितना? 1/5। 1/5 का मतलब होता है 0.2 मीटर। 0.2 मीटर में पार्टिकल रुक जाना है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बैलेंस अ चार्ज ऑफ मास 3.2 kg 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 27, 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg गिवन दैट चार्ज ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है। अच्छा, कौन इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बैलेंस करेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस करने का मतलब नीचे mg लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर है तो इसके ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। बैलेंसिंग कंडीशन में Fe शुड बी इक्वल टू mg। Fe का वैल्यू बच्चों QE इक्वल टू mg। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मतलब mg डिवाइडेड बाई q। तो m का वैल्यू आपको दिया है 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 27, g का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई चार्ज का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ये 16 से गया 2 32, 10 पावर माइनस 19 कैंसिल हो गया, बचा 10 पावर माइनस 8 तो 20, 10 पावर 8 तो आ गया 10 पावर 8 और इधर बच रहा है 2 इंटू 10 20 इंटू 10 पावर 8। अच्छा, g को वो 9.8 ले रहा है बच्चों। देखो आंसर 19.6 दिया हुआ है, 9.8 इंटू 2 करोगे तो ये वैल्यू आएगा 19.6 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन पर कूलम। ऊपर माइनस 27 था ना, माइनस 8, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 10 पावर माइनस 27 बाई 10 पावर माइनस 19, 10 पावर माइनस 8 माइनस 19 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 पावर माइनस 8 बचेगा। सो आंसर विल बी 19.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू नेगेटिव चार्जेस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाता है, तो पहला तो वैसे ही गलत है। नेगेटिव चार्ज लाइन, नेगेटिव पॉइंट पे लाइनें सिर्फ अंदर से बाहर की तरफ आती हैं, सॉरी बाहर से अंदर की तरफ आती हैं, तो यहां से लाइनें बाहर निकलती हुई दिखाई जा रही हैं, ये भी गलत है। इसमें नेगेटिव चार्ज पे देखो, नेगेटिव चार्ज से लाइन निकल रहा है और नेगेटिव चार्ज पे एंटर कर रहा है, नेगेटिव चार्ज से कभी लाइन बाहर नहीं निकलता है, तो ये भी गलत है। ये सही है, देखो नेगेटिव चार्ज पे लाइनें आ रही हैं, इस पे भी लाइनें आ रही हैं और दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सिंपल इंफॉर्मेटिव सवाल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें, बोल रहा है कि पॉइंट चार्ज 20 माइक्रो कूलम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर।
देखो बड़ा सिंपल सवाल है, बोला कि एक साइड है, यहां से 6 सेंटीमीटर पे एक चार्ज रखा है, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो इससे फ्लक्स पूछ रहा है कितना होगा इन मल्टीपल ऑफ 10 पावर 5। फ्लक्स के लिए इस चार्ज को ढको, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, चार्ज शुड बी इनक्लोज्ड विद इन अ क्लोज सरफेस। तो कैसे कितने सरफेस लगेंगे, देखो एक तो ये लग जाएगा 2, एक इधर से आएगा 3, एक इधर आएगा 4, एक ऊपर आएगा 5 और एक पीछे की तरफ 6। अगर ऐसे 6 प्लेट लगा दे तो चार्ज अंदर आ जाएगा, और चार्ज अंदर आएगा तो फ्लक्स हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। टोटल 6 फेसेस से Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस से कितना, तो फ्लक्स आएगा बच्चों Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना दिया आपको 20 माइक्रोकूलम, 20 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.8 इंटू 10 पावर माइनस 12, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगा, देखो कितना ऊपर हो गया, देखो 20 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 8.8 करोगे तो 48 4 52.8 इंटू 10 पावर माइनस 12 जाएगा, 10 पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर 6 तुमको निकालना है मल्टीपल ऑफ 10 पावर 5, एक 10 इसको दे दो, यानी कि 200 डिवाइडेड बाई 52.8 इंटू 10 पावर 5, ये तो जाइए नहीं, ये आपका आंसर है 200 बाई 52.8, और इसका वैल्यू आप ध्यान से देखो 50 इंटू 4 200 होता है, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है, एक ही ऑप्शन है 3.8, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.8 इंटू 10 पावर 5, यानी कि ये आपका आंसर है। इन मल्टीपल्स ऑफ 10 पावर 5 पूछा था, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर सेट एट एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। देखो भाई एक डाइपोल है ऐसा, यहाँ है माइनस क्यू, यहाँ है प्लस क्यू, बोला कि एक पॉइंट यहाँ है ए, एक पॉइंट यहाँ है सी, एक पॉइंट यहाँ है बी, एक पॉइंट यहाँ है डी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल VA, BB, VC एंड VD वुड सेटिस्फाई द इक्वेशन। अच्छा सबसे पहले बताओ, देखो आप जानते हो कि डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, और डाइपोल के डायरेक्शन में इस पॉइंट पे पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, KP बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे माइनस KP बाई आर स्क्वायर, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल ए पे। इन दोनों देखो इक्वेटर पे लाई कर रहा है, इक्वेटर पे पोटेंशियल 0 होता है, तो इन दोनों का पोटेंशियल 0, यानी कि VA उसके बाद आएगा VB और VC का बराबर 0 होगा, और उसके बाद ये निगेटिव होगा सबसे कम VC। आंसर होगा VA ग्रेटर देन VB इक्वल टू VD, सॉरी VC लिख दिया मैंने, VB इक्वल टू VD ग्रेटर देन VC, ऑप्शन नंबर बी ये रहा। क्वेश्चन नंबर 32, द करंट इन अ वायर वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। देखो करंट का इक्वेशन दिया है I is equal to 4 plus 2t, the quantity of charge which has passed through cross section of wire during t equal to, अच्छा चार्ज निकालना है, I को क्या लिखोगे dq by dt is equal to 4 plus 2t, तो dq का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 plus 2t dt, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, और टाइम का लिमिट दिया है आपको 2 से लेके 6 तक, लगा दो, ये चार्ज आ गया टोटल आपका, 4 का हो गया 4t, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर बचेगा, लिमिट चल रहा है 2 से 6, सबसे पहले 6 रखोगे तो 4 इंटू 6 24 प्लस 6 स्क्वायर 36, माइनस 2 रखोगे तो 4 इंटू 2 8 प्लस 2 स्क्वायर 4, तो आ जाएगा 60 माइनस 12, और ये वैल्यू कुछ 48 कूलम के आसपास आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सिंपल सवाल। और 33 का आंसर तो आपको देख के समझ में आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, तो 3 और 3 सीरीज 6, 2 और 2 4, और 6 और 4 पैरेलल, 6 और 4 पैरेलल में हो जाएगा 6 इंटू 4 बाई 6 प्लस 4, यानी कि 24 बाई 10, यानी कि 12 बाई 5, और ऐसे कितने हैं 1 2 3, तीनों सीरीज में मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो, आंसर आएगा इसका 36 बाई 5 ओम। ऐसा कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सिंपल सवाल। 34 की बात करो, रीडिंग ऑफ एमीटर पूछ रहा है बीच वाले का, तो ये भी कुछ खास नहीं, देखो ये दोनों क्या है पैरेलल में है, इन दोनों को एक साथ मिला दो, ये डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से बना लो। 34 में ऊपर है 2 ओम, और इन दोनों के बदले 6 और 3 का हो गया 2 ओम, और इधर भी 6 और 3 का हो गया 2 ओम, और नीचे एक बैटरी लगा है, और बैटरी के साथ एक और रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना बैटरी है 14 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस यहाँ पे एक और दिया है 0.8 ओम। ये सर्किट है, इसमें करंट निकालना है, कितना जाएगा, पहले आर इक्विवेलेंट चेक कर लो, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2, और ये 2 और 2 हो गया 4, 4 और 2 पैरेलल में, 4 और 2 पैरेलल में हो जाएगा 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 6, और उसके साथ ये 0.8 सीरीज में आ जाएगा, तो कितना आ गया, ये 2 से गया 3 है ना, तो 4 बाई 3 कितना होता है 1.33 प्लस 0.8, तो ये वैल्यू कुछ आ जाएगा 2.13 ओम, ऐसा कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है। डाटा थोड़ा सा गंदा है, कोई बात नहीं। तो नेट करंट कितना बहेगा पहले ये बताओ, आई का वैल्यू हो जाएगा V बाई आर इक्विवेलेंट, यानी कि 14 डिवाइडेड बाई
2.13 ऐसा कुछ। और ये वैल्यू देखो 2 होता तो 7 आता, 2 से थोड़ा ज्यादा है तो 7 से थोड़ा कम आएगा। मैं मोटा मोटी आंसर निकालता हूं, देखना। मान लिया कि मैंने इसका वैल्यू 7 नहीं है, 7 से थोड़ा कम है, याद रखना 6.8 6.9 ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। अब मुझे करंट बीच में एमीटर लगा है, बीच में मतलब इसमें करंट निकालना है। यहाँ रेजिस्टेंस देखो 2 है, यहाँ 4 है, और पैरेलल में हम जानते हैं करंट, अगर इसमें I1 मानूं इसमें I2 मानूं तो पैरेलल में करंट रेजिस्टेंस का उल्टा डिवाइड होता है, यानी कि I1 is to I2, I1 by I2 किसके इक्वल हो जाएगा? R2 by R1, 2 by 4 यानी कि 1 by 2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, कौन सा वैल्यू चाहिए? I1 का वैल्यू कैसे लिखोगे? देखो I1 के सामने क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, ये तरीका बहुत सिंपल है, इनटू टोटल करंट जो कि 7 से कम है, ध्यान रहे, ठीक है ना, 7 से थोड़ा कम है। तो ये वैल्यू देखो आएगा, ये 6.8 6.9 है, डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए वैल्यू, 2 पॉइंट समथिंग, बिल्कुल ऑप्शन आएगा कुछ मोटा मोटी। देखो इसका आंसर आएगा 2.18 एम्पियर के आसपास। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? सी। ठीक है, आप चाहो तो इसको 7 ना लो, 6 पॉइंट समथिंग ले लो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। 35 में सर्किट थोड़ा अजीब सा बनाया है, मैं सिंपल बना देता हूं। ये R1 है, यहाँ पे R2 है, ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में ही है, ये 10 ओम है और ये 20 ओम है। भाई ऐसे बना लो, ज्यादा बढ़िया दिखेगा आपको। और यहाँ एक बैटरी है 69 वोल्ट का। ऐसा बैटरी कौन देता है भाई, 69 वोल्ट का बैटरी? कोई और डाटा नहीं मिला था इसको? हाँ जी, यहाँ से करंट जा रहा है कितना? 1 एम्पियर। देखो अब देखो करंट देख के पहचान लो, अगर 21 ओम में 1 एम्पियर गया है तो इसके पैरेलल 10 ओम है, मतलब इसमें करंट कितना गया होगा? हाँ, इसका डबल। रेजिस्टेंस आधा हो गया तो करंट डबल गया होगा। यहाँ करंट 2 एम्पियर हो गया, और यहाँ पे करंट देखो 0.5 एम्पियर है, 0.5 एम्पियर यहाँ गया है, तो ये हो गया 1 2 3 और 0.5, यानी कि नेट करंट कितना गया है भाई? 3.5 एम्पियर का नेट करंट गया है। आ रही बात समझ में? अब चलो कहानी को समझो। रेजिस्टेंस तो यहाँ से मिल गया, ये 20 था तो 1, 10 था तो 2, अब करंट देखो यहाँ से आधा हुआ, इसके रेस्पेक्ट में जोड़ लो। यहाँ करंट, यहाँ रेजिस्टेंस 20 है तो करंट 1 है, यहाँ रेजिस्टेंस कितना हो कि करंट इसका आधा हो जाए, यानी कि रेजिस्टेंस को डबल होना पड़ेगा, यानी कि ये वैल्यू R2 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 20 का डबल, यानी कि 40 ओम। ऐसे भी सोच सकते हो, इसका 1/4 टाइम्स हुआ है तो रेजिस्टेंस 4 गुना ज्यादा, यानी कि 10 का 4 टाइम्स 40। तो चलो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बताओ? देखो ये हो गया 40 और 20, 40 और 20 का कितना होता है? 40 इंटू 20/60 ना, 40 20 60, 20 से गया 3, 40/3, 40/3 और 10 कितना होगा? 40/3 और 10 पैरेलल में, सही लिख रहा हूं ना, 40 और 20, 40 इंटू 20/40 प्लस 20 हो गया 60, 20 से गया 3, 40/3 और उसके साथ फिर से पैरेलल में कौन है? 10, तो इंटू 10 डिवाइडेड बाई 40/3 प्लस 10, यानी कि 40 प्लस 30, 70/3। ठीक है, 3 से गया 3, 0 से गया 0, ये वैल्यू आ रहा है 40/7 इन तीनों का, 40/7 और उसके साथ ये R1 भी तो है, तो वैल्यू आएगा 40/7 प्लस R1। और नेट करंट I क्या लिखोगे? I इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट, यानी कि 69 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। I का वैल्यू हमें पता लग चुका है 3.5 इज इक्वल टू 69 डिवाइडेड बाई ये रहा R इक्विवेलेंट, कितना? 40/7 प्लस R1। इसको इधर लाओ, 3.7 को मैं लिख रहा हूं 7/2 इंटू 40/7 प्लस 3.5 R1 इज इक्वल टू 69। 7 से गया 7, 2 से गया 20। ठीक है, इसको RHS भेजोगे तो आपको मिलेगा 3.5 R1 इक्वल टू 69 माइनस 20, कितना आ जाएगा? 49। तो R1 का वैल्यू कितना आएगा भाई? 49 डिवाइडेड बाई 3.5 यानी कि 7/2। 7 से गया 7, 7 इंटू 2 कितना? 14। तो R1 का वैल्यू होगा 14 ओम। देखो सवाल मजाक में बढ़िया है, ठीक है। R1 का वैल्यू होगा 14 और R2 का वैल्यू तो पहले निकाल चुका था मैं 40 ओम। 14 एंड 40, R1 is 14, R2 is 40, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 को अगर देखो, बोल रहा है कि n cells each of EMF E and internal resistance R are connected in parallel, then total EMF। आइडेंटिकल बैटरी कितना भी पैरेलल में कनेक्ट कर दो, इनका नेट ईएमएफ जो होता है वो एक बैटरी के ईएमएफ के इक्वल होता है। तो ई इक्विवेलेंट तो कितना भी जोड़ लो ई रहेगा, लेकिन आर 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 एन टाइम्स अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आर बाई एन हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ई एंड आर बाई एन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये होगा। बहुत सिंपल सवाल। 37 इन द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ करेंट्स I1, I2 एंड I3। अब देखो इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सर्किट में बना रहा हूं या फिर सर्किट ना भी बनाऊं तो ऐसे सॉल्व करता हूं मैं।
देखो यहाँ से I1 आया है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, I2 और I3 में, यानी कि पहला इक्वेशन बनेगा I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। लूप में घूमना पड़ेगा आपको, तो लूप में घूमते हैं। पहले ऊपर वाला लूप में घूम रहा हूं, यहां से आगे बढ़ा, सबसे पहले बैटरी मिला -27, ठीक है, और आगे बढ़ा तो -6I2, और आगे बढ़ा तो -2 इंटू I1, ऊपर वाले लूप में करंट I1 है तो -2I1, इस वाले में गया मैं तो इसमें I1 है तो -2I1 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन देखो, तो यहां से आपको वैल्यू मिलता है कितना, इन दोनों का RHS भेज दूं, इन दोनों को, तो RHS में जाके बन जाएगा 6I2 प्लस 2I1 इज इक्वल टू -27 प्लस 24 होता है -3, ठीक है। और I1 के जगह पे आप रख सकते हो कितना, I2 प्लस I3, क्योंकि सारा इक्वेशन यहाँ भी इक्वेशन I2 I3 में आने वाला है, तो I1 के जगह पे रख रहा हूं I2 प्लस I3 यहाँ पे, तो 6I2 प्लस 2 इंटू I2 प्लस I3 इज इक्वल टू -3, तो 6I2 प्लस 2I2 हो जाएगा 8I2 प्लस 2I3, ठीक है, इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखो, नीचे वाले लूप में जा रहा हूं मैं, यहां से आगे जाऊं तो -4I3, पैसेंस के साथ सॉल्व करते रहे, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। और आगे बढ़ोगे तो देखो करंट का उल्टा जा रहा हूं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर करंट के उल्टा जा रहा हूं मैं तो यहाँ पे लिखूंगा +6, करंट है इसमें I2, तो +6I2, और बैटरी मिला मुझे +27, सर्कल कंप्लीट, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा आपके सामने, इसको उधर भेजो, 4I3 -6I2 इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर 2। अब बचपन में सिखाया गया है आपको कि दो इक्वेशन, दो अननोन कैसे सॉल्व करना है। चलिए कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो -6I2 है, यहाँ +8I2 है। एक काम करता हूं, पहले इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और उसके साथ दूसरे इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 8 से, और उसको ऐड कर दिया, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया 8 से। इससे क्या होगा, ये I2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12I3, और प्लस इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 4 कितना होता है, 32I3। RHS में देखो अगर, तो 6 इंटू -3 हो जाएगा -18, प्लस 8 इंटू 27, 8 इंटू 27 का वैल्यू आएगा 8 इंटू 7 56, 6 5 16 प्लस 5 कितना 21, तो 32 प्लस 12 हो गया कितना 44I3 इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितना आता है देखो, 16 माइनस 8 हो गया 8, यहाँ पे बचा कितना 10, यानी कि 198 आ गया। यहां से देखो I3 का वैल्यू अगर मैं लिखूं तो 198 डिवाइडेड बाई 44, और 198 बाई 44 अगर देखो किससे कैंसिल होगा, ये 2 से जाएगा या 4 से जाएगा, 2 से, चलो करते हैं 22, 2 से गया ये 2 9 18 118 99, तो ये आ गया 99/22, यानी कि 2 से अगेन 11, 2 से गया, सॉरी 11 से जाएगा ना, 11 2 जा 22, 11 9 जा 99, ये वैल्यू आ रहा है 9/2 एम्पियर। तो ऑप्शन देखो I3 9/2 कहीं पे है क्या, I3 9/2 देखो, एक ही ऑप्शन नहीं, दो ऑप्शन दिख रहे हैं, और भी निकालना पड़ेगा। तो I3 का वैल्यू तो आ गया कितना भाई, 9/2 एम्पियर। और देखिए अब इसका वैल्यू कहीं पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, कहां करें, I3 का वैल्यू 9/2 में रख रहा हूं यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में, तो 4 इंटू 9/2 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 27, 2 से गया 2, तो -6I2 इज इक्वल टू 27, और यहां से गया -18, 27 माइनस 18 कितना होता है 9, I2 का वैल्यू मिल गया आपको -9/6, 3 से कैंसिल कर दो, -3/2 एम्पियर। ये आ गया I2 का वैल्यू -3/2। ये देखो पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें तो है नहीं, तो ये बच गया। अब रही बात I1 का वैल्यू अगर निकालना है तो I2 प्लस I3 कर दो, यहां लिख देता हूं ना, I1 का वैल्यू आ जाएगा I2 प्लस I3, I2 का वैल्यू हो गया -3/2, और I3 का वैल्यू कितना है 9/2, 9 माइनस 3 होता है 6, 6/2 हो जाएगा 3, तो I1 का वैल्यू आ जाएगा 3 एम्पियर। थोड़ा सा बढ़िया सवाल, ठीक है, 2 बार किरचॉफ लूप लो आपको लगाना है, लूप में 2 बार आपको चक्कर काटना है, आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल में अगर आपने थोड़ा मेहनत किया या नहीं भी किया, इट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 को अगर देखो तो बोल रहा है 4 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एट सोन इन फिगर, ये 4 रेजिस्टेंस 1 2 3 4, अरे ये तो इसके पैरेलल में, इधर लेके आ जाओ, 6 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स बी एंड डी। अच्छा देखते हैं एक बार डायग्राम बना के, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये है 5 ओम, ये है 15 ओम, इसको उठा के इधर लाओ, इसके साथ जोड़ो, अच्छा लगेगा ऐसे। ये हो गया तुम्हारा 30 ओम, और ये हो गया तुम्हारा 10 ओम, ठीक है। ये A है, ये C है, ये B है, और ये D है।
ऐसा ही है ना? हाँ, और इधर लगाया हुआ है बैटरी ए और सी के बीच में 6 वोल्ट का। ये डायग्राम देखो, शायद समझ में आ जाए कहानी। बोल रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स बी एंड डी। अब देखो, या तो करंट निकाल के बी और डी के बीच में निकालो, या फिर आप ध्यान से देखो तो बी और डी के बीच में अगर एक रेजिस्टेंस हम ऐसे रैंडमली कनेक्ट करते तो देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का फील दे रहा है 5/10 इज इक्वल टू 15/30। देख रहे हो, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा, और करंट नहीं जाने का मतलब इन दोनों का पोटेंशियल तो सेम होगा भाई, WSB, यानी कि VB का जो वैल्यू है वो VD के इक्वल होगा, यानी कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलने वाला है आपको? 0। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज शोन इन द फिगर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। अच्छा, VT कर्व है, एरिया निकाल दो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखोगे? वही कहानी है, इंटीग्रल V dt, यानी कि एरिया अंडर VT कर्व। एरिया क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ही तो है, हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा? 10, और हाइट कितना हो जाएगा? 12। देखो कितना आ रहा है, 2 से गया 5, 5 इंटू 12 कितना आ जाएगा? 60 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। चलो बीच बीच में आसान सवाल भी हैं, टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40। अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u। बॉल फेंका u से, तो बोल रहा है एट हाईएस्ट पॉइंट। अब बता दो क्या होगा भाई, यहां से एक बॉल अगर हम ऊपर फेंके u से, तो हाईएस्ट पॉइंट पे देखो इसका u तो 0 हो जाएगा, वेलोसिटी हो गया 0। लेकिन ध्यान रहे एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है, g के इक्वल। बाकी पढ़ लो आप। बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल 0, गलत। द वेलोसिटी ऑफ बॉल इज u बट इट्स एक्सेलरेशन इज 0, गलत। वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 0 बट इट्स एक्सेलरेशन इज g, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मान लो u से फेंका एंगल थीटा पे, तो मैक्सिमम हाइट पे इसका स्पीड हम जानते हैं सिर्फ और सिर्फ u cos थीटा होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड है u cos थीटा, वो √3/2 टाइम्स इट्स इनिशियल स्पीड, यानी कि u के इक्वल है। u से गया u, cos थीटा √3/2, मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री। बोल क्या रहा है? इफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज p टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट, रेंज इज p टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। ओके, तो चलो भाई रेंज का फॉर्मूला बताओ। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 इंटू 30 डिवाइड बाई g इक्वल टू p टाइम्स मैक्सिमम हाइट कितना होगा? u साइन थीटा, u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 30 u स्क्वायर बाई 2g, ये होता है शायद, g से g गया, सॉल्व करके देखते हैं सही आ गया। सही होगा, ये हो गया साइन 60 यानी कि √3/2 इक्वल टू p टाइम्स साइन 30 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, और एक 2 और है 1/8, 2 से गया 4, p का वैल्यू 4√3 कहीं दिख रहा है? दिख रहा है क्या? यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है ब्लॉक A of weight 100 न्यूटन rests on a frictionless inclined plane of slope angle 30 डिग्री। ऐसा कुछ डायग्राम है भाई, देखो यहाँ पे एक पुल्ली लगा है, ऐसे एक ब्लॉक रखा है A, यहाँ पे एक ब्लॉक B लटक रहा है, एंगल है 30 डिग्री का। पूछ क्या रहा है, पढ़ते हैं। A flexible cord attached to A passes over a frictionless pulley and is connected to block B of weight W। अच्छा, इसका वेट W है। फाइंड द वेट W फॉर विच सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम रेस्ट पे है, रेस्ट पे है मतलब नीचे W, ऊपर टेंशन। टेंशन का वैल्यू किसके इक्वल? W के इक्वल। पहली बात, यहाँ पे देखो इधर लग रहा है टेंशन, इधर क्या लग रहा होगा? इधर लग रहा होगा mg साइन थीटा, mg साइन 30, mg मतलब W, mg दिया हुआ है 100 न्यूटन डायरेक्टली दिया है। आपसे निकालना क्या है? W का वैल्यू। तो कुछ नहीं करना है, इक्विलिब्रियम में है, टेंशन शुड बी इक्वल टू mg साइन 30। टेंशन किसके इक्वल आ गया? W के, और mg का वैल्यू देखो 100 न्यूटन दिया हुआ है इस ब्लॉक का वेट, और साइन 30 कितना? 1/2, 2 से गया 50 न्यूटन आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 देखो जी, HC वर्मा का बंदर आ गया। वर्मा जी ने इन बंदरों को किताब में डाल के अमर कर दिया है ना, आए जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है इनका कहानी। चलिए पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। बंदर बनाया वैसे अच्छा है। A monkey of mass 40 kg climbs on a massless rope which can stand a maximum tension of, देखो मैक्सिमम टेंशन कितना बर्दाश्त कर सकता है रस्सी, वो दिया हुआ है 500 न्यूटन। In which of the following case will the rope break? रस्सी कब टूट जाएगा? जब टेंशन 500 से ज्यादा हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन चेक कर लो। बोल रहा है कि मंकी ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो जब ऊपर जाएगा तो ऊपर लगेगा टेंशन, नीचे लगेगा mg, नीचे लगेगा mg, और एक्सेलरेशन ऊपर है, तो क्या लिखोगे? T माइनस mg इक्वल टू ma, तो T का वैल्यू आएगा mg प्लस ma। मास कितना दिया बंदर का? 40 इंटू g का वैल्यू 10, एक्सेलरेशन दिया ऊपर कितना? 5,
15/4, देखो 600 न्यूटन आ रहा है और ये ज्यादा हो गया ना टी मैक्स से, मतलब रस्सी टूट जाएगा। पहला ही ऑप्शन सही है भाई, दूसरा चेक करना है करो, नहीं करना है मत करो, पहला तो सही आ गया। मंकी नीचे जा रहा है, अब नीचे जाएगा तो क्या आएगा, उल्टा इक्वेशन बनेगा, mg माइनस टी इक्वल टू ma, तो वहां से टेंशन का वैल्यू आएगा m इंटू जी माइनस ए, 10 माइनस 5 इंटू 40, 200 न्यूटन, मैक्सिमम टेंशन से कम है, रस्सी नहीं टूटेगा। तीसरे केस में यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है मतलब सिंपली mg के इक्वल आएगा, mg के इक्वल आएगा मतलब 400 न्यूटन, अभी भी कम है, नहीं टूटेगा। इसमें तो मंकी नीचे गिर गया है तो टेंशन ही जीरो आ जाएगा, फ्री फॉल हो गया ना, मंकी फॉल्स डाउन द रोप फ्रीली, तो टेंशन कितना हो जाना है, जीरो। और टेंशन अगर जीरो हो जाना है तो आपका आंसर हो जाना है ऑप्शन नंबर ए में रस्सी जो है वो टूट जाएगा, क्योंकि टेंशन जो है स्ट्रिंग का वो मैक्सिमम जितना टेंशन वो बर्दाश्त कर रहा है उससे ज्यादा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, बोल रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट द ब्लॉक सोन इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव। अच्छा, ब्लॉक को मूव नहीं करने देना है। देखो जी, ट्रिपल डायग्राम बना रहा हूं, क्या क्या फोर्स लग रहा है इस पे, फोर्स ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है फोर्स। ये एंगल था 60, कौन सा एंगल 60 था, देखो एंगल में गड़बड़ मत करना, ये एंगल 60 था तो ये एंगल 60 होगा, तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा इसका f cos 60 और एक कंपोनेंट नीचे जाएगा f sin 60, ठीक है। नीचे एक तो mg तो लगेगा ही, ऊपर लगने वाला है नॉर्मल, और कुछ दिया है, नहीं दिया। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स सच दैट द ब्लॉक सोन इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव, म्यू दिया है भाई, फ्रिक्शन फोर्स, भाई सोचो इसको रोकेगा कौन, म्यू का वैल्यू दिया है तो नीचे की तरफ देखो ये फोर्स आगे लग रहा है ना, इसको अपोज करेगा फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो मूव नहीं करने के लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कंडीशन क्या होगा, ये फोर्स इसके बराबर कर दो, यानी कि f cos 60 इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, मतलब लेस इक्वल करो, मैक्सिमम निकालना है, तो f इंटू cos 60 का वैल्यू हो गया √3/2, ठीक, और फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक है, तो f इंटू √3/2 इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू कितना दिया है 1/2√3, और नॉर्मल देखो, नॉर्मल किसके इक्वल आएगा, इन दोनों के सम के, कितना, f sin 60 मतलब sin 60 होता है √3/2, ओ सॉरी f cos 60 फिर तो हाफ होना पड़ेगा ना, ये 1 है, 1/2, और sin 60 होगा कितना √3/2 नॉर्मल के जगह पे, प्लस mg मास कितना दिया इसका √3 और g का वैल्यू 10, ऐसा कुछ। अब इसको सॉल्व करना है भाई, करना तो पड़ेगा भाई, उपाय नहीं है। देखो ये √3 कैंसिल, ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा f इंटू √3, और RHS में देखो क्या बच रहा है, 2 तो कैंसिल हो चुका है, अंदर बचा है एक f/2 और प्लस 10, यही दिख रहा है ना, और कुछ दिखा नहीं, कितना आ जाएगा वैल्यू, फिर से यहाँ √3 लिख दिया मैंने, डोंट माइंड, 1/2 है, तो यहाँ पे भी ये √3 नहीं है, f इज इक्वल टू f/2 प्लस 10, f माइनस f/2 कितना हो गया, f/2 इक्वल टू 10, देखो f का वैल्यू आ गया 20 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा सवाल है बैलेंसिंग का, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग तो लगाना था नहीं, बन गया होगा आपसे भी। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर रेडियस, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट्स स्पीड इज, देखो रेडियस दिया है 10 मीटर, सर्कुलर मोशन का सवाल, किसी इंस्टेंट पे इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, तो सबसे पहले तुम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल लो या फिर रेडियल एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, कितना आएगा mv²/r, मास कितना है इसका, अच्छा एक्सेलरेशन निकाल रहे हो ना, फोर्स बाय मास, v²/r, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5² 25/10 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में दिया स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इसका, डायरेक्टली दिया ही हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो नेट एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा है √AR² प्लस AT², यानी कि √2.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25 प्लस 2 स्क्वायर हो गया 4, यानी कि अंडर में आ गया 10.25, मोटा मोटी आंसर देखो इसका 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.2 दिख ही रहा है आपको, 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है रेफर टू द प्लॉट टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, अच्छा ये टीटी ग्राफ आपको पढ़ाया हमने, बहुत बार पढ़ाया है, किसके लिए दिया हुआ है वो देख लो, टेम्परेचर टाइम, स्टेट ऑफ आइस, अच्छा 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है कहानी, है ना, तो देखो क्या होता है, कहानी याद होगा आपको, जब 0 डिग्री पे आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट दोगे, ये मेल्ट होना शुरू होगा, फेज चेंज होगा, किसी टेम्परेचर मान लो T1 तक इसका फेज चेंज हुआ, ये कंप्लीटली बन गया पानी, और हीट दोगे पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते पहुंचेगा कहां तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वापस इसका फेज चेंज होना शुरू हो जाएगा, किसी टाइम तक फेज चेंज होगा, पूरा स्टीम बन जाएगा, उसके बाद फिर स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा, यही कहानी होता है। तो आपसे पूछ क्या रहा है,
ए बी रिप्रेजेंट्स आइस एंड वाटर आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल भाई, ए बी में देखो आइस और वाटर दोनों है। अगर इस वाले सेगमेंट की बात करोगे तो आइस भी है, वाटर भी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। एट बी वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये डी है। एट बी वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग गलत, ये तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, बॉयल तो यहाँ पे करेगा सी पे, तो दूसरा भी गलत। एट सी ऑल वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम, सी पे ऑल वाटर कन्वर्ट नहीं हुआ है, कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ है। सी पे बॉयल हो रहा है ना, कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ है, तो ये भी गया। सी डी रिप्रेजेंट्स वाटर एंड स्टीम इन इक्विलिब्रियम, बिल्कुल ये सही है। इसमें वाटर भी है और स्टीम भी है, टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज इन अ सिलेंडर कंटेनर है पीवी डायग्राम। ये पीवी डायग्राम देखो, देखा ए बी, ये V, ये P, A से B, और साथ में दिया है PV पावर 1/2 इक्वल टू कांस्टेंट। ये तो एडियाबेटिक प्रोसेस की तरफ इशारा कर रहा है। PV पावर गामा, गामा का वैल्यू 1/2 है भाई। P1 V1 T1 से P2 V2 T2। इफ V2 इक्वल टू 4V1, V2 इक्वल टू 4V1, देन रेशियो ऑफ टेम्परेचर T1/T2। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन याद करो, TV पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप क्या लिख सकते हो, T1 V1 पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 पावर गामा -1। आपको निकालना है क्या, T1/T2, तो T1/T2 आ जाना है V2/V1 पावर गामा -1। V2 का वैल्यू देखो आप दिया हुआ है 4V1, तो 4V1/V1 पावर आ जाएगा गामा -1। गामा का वैल्यू आपको दिख रहा है 1/2 -1। V1 से V1 जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 4 पावर, 4 को लिखा मैंने 2 स्क्वायर, और 1/2 -1 हो जाएगा -1/2। 2 से गया 2 पावर -1, दिस वैल्यू कम्स टू 1/2। और अगर ऑप्शन देखो 1/2 ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है, सो आंसर इज ए। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोल रहा है, The final temperature of helium gas initially at 20 degree Celsius when it suddenly expanded. Suddenly expand मतलब again adiabatic process. 8 times of its original volume. देखो जो लिया हुआ है कि V2 का वैल्यू है 8V1 के बराबर है। इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस था, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, वही कहानी पिछला सवाल जो हमने किया। T1/T2 इक्वल टू क्या होता है, V2/V1 पावर गामा -1। V2 हो गया कितना, 8V1 डिवाइडेड बाई V1 पावर, गामा का वैल्यू दिया है आपको 5/3 -1। V1 से गया V1, 8 को लिखा 2Q पावर 5/3 -1 इज 2/3, 3 से गया 3, 2 स्क्वायर हो गया 4, यानी कि T2 का वैल्यू आप लिख सकते हो T1 डिवाइडेड बाई 4। ध्यान रहे टेम्परेचर केल्विन में रखना होता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 ऐड करो तो ये बनेगा 293 डिवाइडेड बाई 4 केल्विन। तो ये वैल्यू कुछ आएगा 4 7 जा 28 13 73 पॉइंट समथिंग, 73 पॉइंट दिख रहे हैं ना, 25 केल्विन, ये कहानी। सो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी 48 के लिए। ये दो एडियाबेटिक प्रोसेस का सवाल। क्वेश्चन नंबर 49, 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड l। एक स्क्वायर है, साइड लेंथ l, हर कॉर्नर पे एक मास रखा है भाई। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, अरे ये तो सिंपल सवाल हो गया। पोटेंशियल एनर्जी इन दो मासेस का क्या होगा, -Gmm/L, 1 2 3 4, इन चारों का एक जैसा, और फिर इन दोनों का हो जाएगा -Gmm, ये लेंथ हो जाएगा √2L, और जैसा इनका वैसा इनका × 2। तो इनसे कॉमन कर लिया हमने कितना, -Gm² डिवाइडेड बाई L हमने बाहर कर लिया, -Gm²/L, तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा कितना, माइनस बाहर किया है ना, प्लस ये कितना आ जाना है, Gm²/L बाहर किया है तो 2/√2 ये हो जाएगा √2। अब इसको मिलाना पड़ेगा ना, किसके साथ मिलाऊं मैं, बाहर दिख रहा है देखो, एक 2 कॉमन कर लो, चलो तो ये बन जाएगा -2Gm² डिवाइडेड बाई L। 2 कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा √2/2, यानी कि -Gm² -2Gm²/L इंटू 2 + 1/√2, ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, -2Gm²/L इंटू 2 + 1/√2, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन थोड़ा बिगाड़ के दिया है तो ध्यान से करते टाइम केयरफुली, बाकी क्वेश्चन तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट, 4 इक्वल चार्जेस Q each are placed at 4 corners of a square of side A। ये भी ऐसा ही सवाल है क्या, Q Q Q Q, साइड लेंथ A, बोल रहा है कि वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज -Q फ्रॉम इट सेंटर, सेंटर से इन्फिनिटी लेके जाना है, पोटेंशियल निकाल लो। यहाँ पे पोटेंशियल V1 और इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल देखो 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल V1 कितना आ जाएगा, V1 का वैल्यू आ जाएगा, अगर ये A है तो ये डिस्टेंस होता है A/√2 चार्ज से यहाँ तक,
तो एक चार्ज के कारण पोटेंशियल के क्यू बाई आर यानी कि के क्यू बाई ए बाई रूट टू, और 4 चार्ज है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो ये वैल्यू आ गया तुम्हारा 4 रूट टू के क्यू बाई ए। अब वर्क डन हम जानते हैं, वर्क डन होता है Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। कौन से चार्ज को लेके जाना है? माइनस क्यू को, तो माइनस क्यू इंटू वी फाइनल हो गया 0 और वी इनिशियल ये रहा 4 रूट टू के क्यू बाई ए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाना है कितना? ये बन जाएगा 4 रूट टू क्यू स्क्वायर, क्यू और क्यू हो गया क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, और एप्सिलॉन नॉट के टर्म में है तो के का वैल्यू लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 से 4 स्वाहा। तो आंसर आ रहा है कुछ रूट टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ऐसा कुछ दिख रहा है कहीं? रूट टू क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी आसान सवाल। तो ये थी आज की कहानी, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो पेपर बहुत ही बैलेंस था। जैसे सवाल आने चाहिए थे, कुछ सवाल बहुत इजी थे, कुछ सवाल थ्योरेटिकल डाले हुए थे, कुछ सवाल देख के टिक करने वाले थे, कुछ सवाल जिसमें थोड़ा आपको मेहनत करना था, कैलकुलेटिव था, आसान था, कुछ सवाल कैलकुलेटिव भी थे, अच्छे भी थे, कुछ सवाल ऐसे भी थे जिनमें बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हुआ था लेकिन कैलकुलेशंस थोड़ा सा ज्यादा था। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो नीट के लिए एकदम परफेक्ट क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, अगर नीट अपना पेपर थोड़ा सा टफ करने की कोशिश करता है तो ऐसा पेपर आ सकता है। तो मेरे हिसाब से पेपर बहुत ही बढ़िया था। ऐसे पेपर और भी आएंगे आपके सामने, अभी और भी टेस्ट बाकी हैं, अभी तो फुल टेस्ट आने वाला है। फुल टेस्ट आएगा तो आपको और एक से बढ़कर एक पेपर देखने के लिए मिलेगा, मजा आ जाएगा। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, डॉक्टर बनना है, लगे रहना है। नवंबर में हम लोग पहुंच चुके हैं, नवंबर खत्म होने वाला है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3-4 महीने और बचे हुए हैं। पढ़ाई करते रहो, जम के पढ़ो। मोटिवेशनल कोट्स कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, सारे मोटिवेशनल कोट्स दुनिया में कहे जा चुके हैं, जरूरत है बस उनको फॉलो करने की। तो टाइम अभी भी है, अगर आपका टेस्ट थोड़ा बहुत खराब भी हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी टाइम इतना है कि आप वापस से सिलेबस को 1 से 2 बार रिवाइज कर सकते हो। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, पढ़ाई करते रहो। वही बातें हैं, घिसी पीटी बातें कितना ही बोलूंगा। मन लगा के पढ़ो, डॉक्टर बनना है, पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तुम्हारा सीट कोई और लेके जाएगा। सो थैंक यू सो मच। ये था आज का पेपर। मैं आपका फिजिक्स टीचर चंदन कुमार गुप्ता, लोग मुझे सीके सर के नाम से जानते हैं। थैंक यू सो मच।